वो आतंकी जिसका इंतजार भारत को लंबे समय से था, उसको लेकर बड़ी खबर आई है। और आतंकी कौन? आतंकी है तहव्वुर राणा, जिसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। खबर यह कि कल उसे भारत लाया जा सकता है। आतंकी तहव्वुर राणा कल भारत लाया जा सकता है। राणा के प्रत्यर्पण में एनआईए के 7 लोगों की टीम है। ये सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर आई है और जो सूत्र हमें बता रहे हैं उनका कहना यह है कि एनआईए के हेडक्वार्टर उसे सबसे पहले ले जाया जा सकता है। आपको बताएं कि जो 7 लोगों की टीम है, देश के वरिष्ठ वकील भी इस टीम में शामिल हैं। एडीजी रैंक के अधिकारी करेंगे इस टीम को लीड। तो ये तमाम जानकारी सूत्रों के हवाले से। और इंतजार तहव्वुर राणा का लंबे समय से किया जा रहा था, वो इंतजार पूरा हुआ। वो भारत में आएगा, कानूनी कार्रवाई का सामना करेगा और राहत मिलेगी उन लोगों को जिन्होंने अपनों को खोया था मुंबई आतंकी हमले में। राहत मिलेगी हर उस भारतवासी को जिन्होंने आंखों देखा वो आतंक का नंगा नाच मुंबई में। आंखों देखी, उनके सामने आज भी शहर जाते हैं वो उन यादों को ताजा करके। तो हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और हम इन संवाददाताओं से विस्तार से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि मुकेश सेंगर हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जो तहव्वुर राणा के अपडेट पर हमें हर जानकारी देंगे। इसके अलावा मेरे 2 और सहयोगी रहेंगे, जितेंद्र दीक्षित वो रिपोर्टर जिन्होंने उस दौरान मुंबई में पल पल का अपडेट पहुंचाया था दर्शकों तक। इसके अलावा मनोरंजन भारती हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो भी मुंबई आतंकी हमले की आंखों देखी हमें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा मुकेश से, क्योंकि अपडेट हमें तहव्वुर राणा पर सबसे पहले लेना है। मुकेश, सबसे पहले तो यही बता दें कि कल कहा जा रहा है कि वो विमान लैंड करेगा जिसमें तहव्वुर राणा को लाया जा रहा है। क्या कोई टाइमलाइन बताई गई है सूत्रों से? देखिए, देश की सुरक्षा एजेंसियों के टॉप सोर्सेज से हमें जानकारी मिली है कि तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए की टीम अमेरिका से निकल चुकी है और कल सुबह तड़के वो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। और अब तक की जानकारी के मुताबिक जो एनआईए की टीम है वो उसको लेकर सबसे पहले जो एनआईए का मुख्यालय है लोधी रोड पर, वहां पर ले जाएगी और वहां पर उससे पूछताछ होगी। क्योंकि एनआईए ने उसके खिलाफ ऑलरेडी टेरर फंडिंग का मामला दर्ज किया हुआ है, देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने का मामला दर्ज किया हुआ है और एनआईए काफी लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। तो सबसे पहले जो सेंट्रल एजेंसी है वो उससे पूछताछ करेगी। इसके अलावा बाकी जो देश की टॉप एजेंसियां हैं वो भी उससे पूछताछ करेगी। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पूरा ऑपरेशन है तहव्वुर राणा को लाने का, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की निगरानी में हो रहा है। और अब तक की जानकारी के मुताबिक टीम वहां से निकल चुकी है। कल सुबह सुबह तहव्वुर राणा भारत पहुंच जाएगा। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है भारतीय एजेंसियों की कि पिछले करीब 6 साल से भारतीय एजेंसियां, भारतीय सरकार इस कोशिश में लगी हुई है कि जो तहव्वुर राणा है उसका एक्स्ट्राडिशन हो। लेकिन वो बार बार कोर्ट जाता है और वो कहता रहा है कि वो एक पाकिस्तानी मुस्लिम है, भारत में उसके साथ इंसाफ नहीं होगा, वहां पर उसको परेशान किया जाएगा। इसके अलावा कोर्ट में उसने ये भी कहा कि जो संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन है उसका ये उल्लंघन है। तो किसी ना किसी बहाने से जो लीगल पंगे हैं, जो लीगल बाधाएं हैं, वो लगातार डाल रहा था। लेकिन फाइनली अब जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट है उसने कल ही हरी झंडी दी है और जो एनआईए की टीम थी वो वहां पर मौजूद थी और टीम लेकर उसको भारत के लिए रवाना हो चुकी है। मुकेश, हम अपडेट पर तो बात करेंगे ही, जैसा मैंने शुरुआत में अपने दर्शकों को बताया है कि तहव्वुर राणा को लेकर जो अपडेट है, जो पहलू है, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन 26/11 की आंखों देखी जानना भी बहुत जरूरी है। यहां पर मैं सीधे सबसे पहले जितेंद्र का रुख करूंगा। और जितेंद्र रिपोर्टर के तौर पर ग्राउंड से सब कुछ रिपोर्ट कर रहे थे और एक एंकर के तौर पर उस समय मैं स्टूडियो में था जिस समय पहली बार यह खबर गिरी थी। शायद 9:30 बजे का वो समय रहा होगा रात का, जब मैं बुलेटिन कर रहा था। पहली खबर आई मुंबई में फायरिंग की। जितेंद्र, आपसे हम समझना चाहेंगे, आपको कब ये आपने खबर ब्रेक की और क्या जानकारी शुरुआत में आपको मिली और कैसे फिर ये खबर बड़ी होते होते दुनिया के एक बड़े आतंकी हमले में तब्दील हो गई? जी अनंत, बिल्कुल आपने सही कहा। ये 9:30 बजे के आसपास की बात है। 26 नवंबर 2008 को, शायद वो बुधवार का दिन था और 9:30 बजे के करीब ऐसी खबर मेरे पास में आई कि साउथ मुंबई में कोलाबा इलाके में एक होटल है लियोपोल्ड कैफे, वहां पर फायरिंग हो रही है और 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग हो चुकी है। तो जब मैंने सुना कि 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई है तो मुझे तभी थोड़ा शक हो गया था कि ये कोई अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ मामला नहीं हो सकता है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड अगर शूट आउट करता है तो ज्यादा से ज्यादा किसी को 2-3 शॉट्स, 2-3 गोलियां मारकर शूटर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में फायरिंग हो रही है, इसका मतलब कुछ और है। थोड़ी देर में पता चलता है कि सीएसटी रेलवे स्टेशन पर भी फायरिंग हुई है। फिर खबर आती है कि ओबराय ट्राइडेंट होटल में फायरिंग हो रही है।
और बाद में जब मैं मौके पर पहुंचा, सबसे पहले मैं वो रिपोर्टर था जो कि लियोपोल्ड कैफे पर पहुंचा था, और वहां मैंने देखा कि किस तरह से हर तरफ शव बिखरे हुए थे, पूरा खून रेस्टोरेंट के बाहर फैला हुआ था, और गोलियों के जो एमटीज होते हैं AK-47 राइफल्स के, वो सब वहां पर फैले हुए थे। जब मैंने वहां चश्मदीदों से बात की तो पता चला कि 2 लोग थे जिन्होंने की अंधाधुंध फायरिंग की थी रेस्टोरेंट में, और वो भागकर ताज होटल की तरफ गए हैं। जब मैं ताज होटल की तरफ गया तो वहां मुझे ये पता चला कि सामने की तरफ से भी 2 लोग पहले घुस चुके थे, और उन्होंने जब मैंने दरवाजा खुला ताज होटल के रिसेप्शन का तो देखा कि लाशों का अंबार लगा हुआ था। तो यहां पर तहव्वुर राणा की भूमिका ऐसी आती है कि जिस डेविड हेडली ने, जिसने कि ये सारे लोकेशंस के कोऑर्डिनेट्स भेजे थे लश्कर-ए-तैयबा को, उस डेविड हेडली का ये साथी था तहव्वुर राणा। और इस तहव्वुर राणा ने एक इमिग्रेशन एजेंसी खोली थी, फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन नाम की, और दुनिया के अलग अलग देशों में इसकी ब्रांच थी, जो इस काम में लोगों की मदद करवाती थी जिनको अमेरिका में इमिग्रेट होना था। तो कागजी कार्रवाई कैसे हो, तकनीकी सारी चीजों में मददगार के तौर पर ये खुद को पेश करती थी। और इसी का एक ऑफिस मुंबई के ताड़देव इलाके में डेविड हेडली ने खोला था। एक फ्रंट बनकर वो यहां पर रह रहा था, और उसने सारे ये लोकेशंस के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स लश्कर-ए-तैयबा को भेजे थे। और बाद में 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से 10 लड़के आए और उन्होंने अलग अलग इलाकों में इस तरह से खून खराबा किया। आता हूं जितेंद्र आपके पास। जितेंद्र, जैसा कि आप सीधा हम रुख करेंगे मनोरंजन भारती का। मनोरंजन, जैसा कि आपने सुना, जितेंद्र उस समय फील्ड में थे, अचानक उनको खबर मिली और जैसे ही फायरिंग की इंटेंसिटी का पता चला तो वो जहन में बना चुके थे कि ये कोई आम शूटआउट नहीं है, ये गैंग वॉर का शूटआउट नहीं है, कुछ और मामला है। मैं उस समय स्टूडियो में था, जैसा मैंने अपने दर्शकों को बताया कि 9:30 बजे का बुलेटिन मैं उस समय कर रहा था। तो आप उस समय कहां पर थे, आपको यह खबर कैसे मिली और उसके बाद क्या हलचल हुई, फिर आपको ग्राउंड पर कैसे भेजा गया, वो पूरी प्रक्रिया बताया। और जब आप जा रहे थे मुंबई में तो उस समय आपके जहन में क्या क्या बातें चल रही थी, क्योंकि तब तक खबर खुल चुकी थी पूरी तरह। जैसा जितेंद्र ने बताया कि पहले जब शूट आउट की खबर आई तो सबको यही लगा कि ये गैंगवार है, आपसी गैंगवार है और ये छोटी घटना है। लेकिन बाद में लगा इसका स्केल बड़ा है, इसका स्केल इतना बड़ा। फिर दिल्ली से मुंबई भेजा गया और मैं करीब 50 घंटे तक ताज के सामने ही रहा, और सारी गोलीबारी जो है मेरे 100 मीटर के अंदर होते हुए हमने देखी है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो हेडली और तहव्वुर राणा के बीच की जो जोड़ी थी, एक तरह से आप देखें, इसका नाम जो है डॉक्टर जो है उपनाम है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर था, उसके बाद ये कनाडा शिफ्ट हुआ, वहां पे ये हेडली से मिला। जैसा कि जितेंद्र ने बताया कि इसने एक इमिग्रेशन का एक कंपनी खोल रखी थी जिसका मुंबई में भी ऑफिस था। और ये जो था ना, ये तहव्वुर राणा ताज में रेकी कर रहा था, ताज में वो रुका हुआ था, ताज टावर और ताज में। बाद में जब इससे पूछताछ, इसने कहा था कि ये जो इमिग्रेशन वाली जो कंपनी खोल रखी थी, इसके लिए वो इंटरव्यू कर रहा था। लेकिन हेडली और जो तहव्वुर राणा है, दोनों जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि रेकी कर रहे थे और वो पूरी जानकारी जो है जैश को भेज रहे थे। ये पूरी बात जो है वो साबित हुई है। इसके अलावा ये यूएस में था, शिकागो में इसका घर है, मीट का बिजनेस भी करता था। लेकिन वहां पर डेनिस अखबार पर जो अटैक हुआ था, उसके बाद इसको यूएस सरकार ने इस पर जो है शिकंजा कसना शुरू किया। और आप कह सकते हैं कि जो पिछले हाल के दिनों में अमेरिका में जो घटना हुई है, एक तरह से कह सकते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत सरकार को तोहफे के रूप में तहव्वुर राणा को दिया है, जो कि आ रहा है। ये आदमी 160 लोगों के हत्या का मास्टरमाइंड है। जी, आता हूं मैं मनोरंजन आपके पास। एक बार फिर से मैं यहां पे मुकेश का रुख करना चाहूं। मुकेश, लैंडिंग हो रही है, कल सुबह हो रही है, तड़के हो सकती है, ये तमाम जानकारी तो हमारे दर्शकों को आपने दी। लेकिन इस समय सवाल ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अटैक मुंबई में हुआ था, जो क्राइम सीन है वो मुंबई का है। तो ऐसे में तहव्वुर राणा को लेकर क्या स्थितियां यहां पर रहेंगी? उसे क्या केवल दिल्ली में ही रखा जाएगा या उसे मुंबई भी ले जाया जा सकता है? क्या केवल एनआईए उससे पूछताछ करेगी या फिर मुंबई पुलिस की टीम भी यहां पर आ सकती है पूछताछ करने के लिए? इसके बारे में क्या कुछ स्थिति साफ हो पा रही है? देखिए, चूंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल आरोपी है और लगातार ये कोशिश करेगा यहाँ पर आने के बाद कि इसके साथ ज्यादती हो रही है, तो सबसे पहले जो जानकारी मुझे मिली है कि एनआईए की टीम उसको यहाँ पर लेकर आएगी और यहाँ पर एनआईए हेडक्वार्टर में उसको रखा जाएगा और हमारे देश की जितनी भी टॉप एजेंसीज हैं वो उससे पूछताछ करेंगी। क्योंकि तहव्वुर राणा, डेविड कोलमैन हेडली का नाम तो आ चुका है, लेकिन इनके पीछे कौन लोग हैं? क्योंकि तहव्वुर राणा के बारे में कहा जाता है कि वो लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआई के लिए काम कर रहा था और उसके कहने पर उसने इस पूरे मुंबई अटैक को अंजाम दिया है। तो उसके पीछे कौन से बड़े चेहरे हैं, उनके बारे में काफी अहम जानकारियां मिल सकती हैं। तो एनआईए में जो उसके केस पेंडिंग है, उसको लेकर सबसे पहले अभी तक की जानकारी के मुताबिक अभी वो लंबे समय तक दिल्ली में रहने वाला है
और दिल्ली में तिहाड़ जेल में उसको रखा जा सकता है। एनआईए कस्टडी में रहेगा वो। यहाँ पर जो केस पेंडिंग है उसको लेकर पूछताछ होगी और फिर फर्दर आगे जो मुंबई पुलिस है उसकी कस्टडी में उसको सौंपा जाएगा, क्योंकि मुंबई में उस पर काफी केसेस हैं। 160 लोगों की मौत वहां पर हुई थी, करीब 300 लोग इंजर्ड हुए थे। और क्योंकि मुंबई पुलिस ने इस पूरी केस की जांच की है और एक मैन कॉन्स्पिरेटर के तौर पर तहव्वुर राणा का नाम सामने आया था और जांच के दौरान ये बात सामने आई थी कि 11 नवंबर 2008 को वो मुंबई पहुंचा था और उसके बाद मुंबई के पवई इलाके में रेनेसा होटल में वो रुका हुआ था और 21 नवंबर 2008 तक वो रहा। और उसके जाने के 5 दिन बाद ही 26 नवंबर 2008 को मुंबई में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ। तो पूरी मुंबई पुलिस ने भी अपनी पूरी जो एक होमवर्क है वो कर लिया है और बहुत जल्दी मुंबई पुलिस को वो दिया जाएगा। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक अभी एनआईए कस्टडी में रहेगा और तमाम जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो उससे पूछताछ करेंगी। सीधे जितेंद्र का मैं यहाँ पे रुख करूंगा। जितेंद्र, जैसा आपने बताया कि पहले खबर आई, उसके बाद अलग अलग जगहों से खबर गिरनी शुरू हो गई, आप भी एक के बाद एक स्पॉट पर पहुंचे, वहां पे हालात का जायजा लिया। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि जब आप पहुंचे अलग अलग स्पॉट्स पर, तो सबसे ज्यादा खौफनाक मंजर कहां का आपको लगा? कहां ऐसा लगा कि ये तो कुछ अलग ही किस्म का है, कुछ भयंकर किस्म का है? देखिए, सबसे पहले जब मैं लियोपोल्ड कैफे पहुंचा तो वहां का जो दृश्य था उसने बड़ा डरा दिया था। जब मैं लियोपोल्ड कैफे पहुंचा, ये एक ऐसा रेस्टोरेंट था जहां पर अक्सर विदेशी पैट्रन्स आते थे। वहां पर अक्सर यूरोप और अमेरिका के लोग वहां पर देखे जाते थे खान पान करते हुए। और जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि हर तरफ जो है लाशें पड़ी हुई थी और आसपास के लोग लाशों को उठाकर अस्पताल ले जा रहे थे। काफी खून हर तरफ फैला हुआ था, लोगों के चप्पल जूते बिखरे हुए थे और इसके साथ साथ जो AK-47 की जो पैलेट्स होती हैं, एम्प्टी पैलेट्स होती हैं, वो हर तरफ बिखरी हुई थी और बड़ी तादाद में थी। इससे पता चल रहा था कि बहुत देर तक वहां पर गोलीबारी हुई और काफी तादाद में उस जगह पर गोलीबारी हुई थी। उसके पीछे ही ताज होटल है, जस्ट 100 मीटर के फासले पर। जब मैं ताज होटल के मुख्य दरवाजे पर गया, वहां पर पहले सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई था नहीं वहां। और जब मैंने दरवाजा खोला रिसेप्शन एरिया में अंदर जाने के लिए अपने कैमरामैन के साथ, तो देखता हूं कि जो ओल्ड ताज का जो कॉरिडोर है रिसेप्शन के बगल में ही, वहां पर कई सारी लाशों का ढेर लगा हुआ था। कई सारी लाशें वहां पर पड़ी हुई थी और आसपास कोई नहीं था। वहां पर अंदर कोई एक इंसान नहीं दिख रहा था। सब लोग या तो अपनी जान बचाकर भाग गए थे या जो गोलियों की जद में आए वो वहां पर ढेर पड़े थे। और बाहर की तरफ जब मैं बाहर निकला टेप वापस ओबी वैन पे पहुंचाने के लिए, तो मैंने देखा कि एक पुलिस की गाड़ी उस वक्त वहां पर पहुंच रही थी, जो कुलाबा पुलिस स्टेशन की वैन थी। तो बड़ा ही डरावना मंजर था। इन दोनों ही ठिकानों पर मैं शुरुआती आधे घंटे में पहुंचा था। जी, मैं सीधे मनोरंजन का यहाँ पर रुख करना चाहूँगा। मनोरंजन, ये एक ऐसा हमला था जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निशाना बनाकर किया गया था, यानी कि जो आतंकी आए थे उनके पास हर चीज़ की जानकारी थी, पूरी रेकी करके वो आए थे, पूरा का पूरा डिटेल्स उनके पास था। चाहे वो CST हो, चाहे वो लियोपोल्ड कैफे हो, चाहे वो कामा हॉस्पिटल हो, चाहे वो ताज होटल हो या फिर ओबराय होटल हो, ये तमाम वो जगह थे जहाँ पर खूब खून खराबा इन आतंकियों ने आगे किया था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप पहुँचे मुंबई में, तो आपने पहले किस स्पॉट को विजिट किया और वहां पर जो आपने देखा वो क्या था? और जब आखिरी आतंकी मारा गया ताज होटल के अंदर, जब वो खिड़की से बाहर निकला था जलता हुआ शव उसका, क्या आप उस समय वहां पर मौजूद थे? जी हाँ, मैं उस समय मौजूद था। मैं आपको बताऊं कि जब मैं सुबह सुबह मुंबई पहुंचा, तो जिसके बारे में कहा जाता है कि मुंबई कभी नहीं रुकती, कभी नहीं सोती है, मुंबई जो है वो खाली थी। मैं एकदम जल्दी पहुंचा, सीधा ताज गया और ताज के सामने उस वक्त तक रहा मैं जब वो पूरा ऑपरेशन खत्म नहीं हो गया। इस बीच में NSG की टीम आती है, गोलीबारी होती है। ये जो दृश्य आ रहे हैं, ये सब मेरे सामने के दृश्य है। हम जो है वो गेटवे के ठीक बगल में जो अपना कैमरा लेकर के, ढेर सारे कैमरामैन थे, हमारे बहुत सारे सहयोगी थे और हम देख रहे थे सामने सारी कार्रवाई हमारे सामने हो रही थी। हमारे पीछे से ग्रेनेड मारे जाते थे, उस पर अटैक किया जाता था। और बाद ताज के बगल में जो ताज की नई बिल्डिंग है, उसके बगल में एक ताज की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी है। वहां पे ढेर सारे जो है वो पर्यटक थे जो कि देख सकते थे हमें और हम उनको देख सकते थे। कोई गाइडलाइन नहीं थी मीडिया कवरेज के लिए, हम बहुत नजदीक थे। एक तरह से आप कहे तो एक एक गोली की आवाज जो है आज भी गूंजती है। 2008 की घटना है, लेकिन मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे ये कल की घटना हो रहा। जो आज जिस बात की आपने जो फाइनल ऑपरेशन की बात की, वो जब जिस दिन हुआ है, जब बॉडी वहां से गिरती है और उसके बाद एक पुलिस अफसर का जो है वो जो मुझे इन्फॉर्म करते हैं कि ऑपरेशन हो गया है, हमने अंतिम आतंकी को भी मार दिया है। और उसके बाद
जो है मॉपिंग ऑपरेशन जब ताज के अंदर शुरू किया गया था, तब तक मैं वही मौजूद था और करीब जी। 50 से ऊपर घंटे हो गए थे। मैं वहां से हिला नहीं था। हम रात में वहीं पे सोते थे, अखबार पिछा करके। हमारे कैमरा पर्सन, हमारे जी। प्रोड्यूसर, हमारे सारे लोग, और ये सब हमारे आंख के सामने की घटना है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये पूरी, अच्छा, ताज जो है बहुत आइकनिक है। जो उन्होंने टारगेट भी किया ना ऐसा कि यदि आप मुंबई की बात करें, आप दिल्ली की बात करेंगे तो आप और इंडिया गेट की बात कोशिश करेंगे, ये यदि थी आप शायद मुंबई की बात मनोरंजन, करेंगे जो तो जो गेटवे समय की के बात दृश्य करेंगे। हमें ध्यान में आते हैं, कोशिश ये थी कि शायद उस गुंबद को गिरा दिया जाए। कई ग्रेनेड, शायद 40-50 ग्रेनेड उस समय उस पर दागे गए थे, लेकिन वो गुंबद नहीं गिरा। एक प्रकार से वो हमारी उसका प्रतीक बन गया था, हमारे जज्बे का प्रतीक बन गया था। मैं जितेंद्र कुछ इशारा कर रहे हैं, जितेंद्र 30 सेकंड है, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, एक चुनौती तो जो है भारत सरकार को, एक चुनौती में कामयाबी मिल गई कि उसको भारत लाया जा रहा है तहव्वुर राणा को, लेकिन दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि उस पर मुकदमा चला के उसे सजा दिला पाना, क्योंकि सबूत के नाम पर हमारे पास सिर्फ जो बड़ा सबूत एकमात्र यही है, डेविड कॉलमैन हेडली ने अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बयान दिया था, उसी बयान के आधार पर यह पूरा केस जो है टिका हुआ है। ऐसे में यह एक चुनौतीपूर्ण होगा मुंबई पुलिस के लिए या हमारी जांच एजेंसियों के लिए कि उस सबूत के आधार पर तहव्वुर राणा को सजा दिलाई बहुत जा बहुत सके। शुक्रिया जितेंद्र आपका, मुकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए, और मनोरंजन भारती आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया उस पूरे के पूरे ऑपरेशन को हमारे दर्शकों के सामने, जो आपने आंखों देखा, वो आपने हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, इसका हर अपडेट, हर बुलेटिन में लगातार हम आपको देते रहेंगे।